जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज एक बहुत ही सुखद खबर के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं और मुझे काफ़ी प्राउड फ़ील हो रहा है कि आप सबको बताते हुए कि भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने बड़ा सम्मान दिया है और उस जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है कि भारत के लिए और सभी भारतीयों के लिए, जो भारत और अलग-अलग देशों में रहते हैं, उन सब के लिए बहुत गर्व का ये पल है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको रिकॉग्नाइज़ किया, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को ही रिकॉग्नाइज़ किया और जो यूनेस्को है वो इस रजिस्टर में उन ही चीज़ों को रजिस्टर करता है जो आज भी जिनकी रेलेवेंस है। ये बहुत बड़ा सम्मान है भारत की संस्कृति या फिर हम किसी भी नज़रिए से इसको देखें तो इस पूरे इसको समझने की कोशिश करेंगे भागवत गीता और नाट्यशास्त्र की जो रेलेवेंस है, क्यों ये सम्मान मिला है, किस तरह से आज भी रेलेवेंस इसकी मानी जाती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष शर्मा जी, जिनको आपने पहले भी हमारे चैनल पर देखा है। पीयूष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, आपके सब सुनने वालों को नमस्कार एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी टू टॉक अगेन. It's a pleasure to be on your platform every time. Thank you very much, Amber ji. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड जॉइनिंग आवर शो। ये बहुत ही गर्व का पल है हम सबके लिए कि भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने ये बड़ा सम्मान दिया है। भारत की ये 14वीं उपलब्धि है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है। अगर भागवत गीता और नाट्य शास्त्र के बारे में बात करें, तो किस तरह से हम इनको मानें कि आज भी रेलेवेंस है? कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर या इस तरह का कोई भी अगर हम सांस्कृतिक या कला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, नाट्य शास्त्र की हम बात करें, तो इतने पुराने ये शास्त्र हैं, आज के दौर में भी किस तरह से रेलेवेंट हो जाते हैं, जिसको यूनेस्को भी आइडेंटिफ़ाई करता है? मुझे मुझे लगता है कि पहले तो हम एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर लेते हैं बिकॉज जी, इट्स अ वेरी एब्सोल्युटली क्योंकि ये बहुत बड़ी वेरी बात प्राउड मोमेंट. है। बड़ा एब्सोल्युटली। प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए कि कितनी खुशी की बात है ये. जी। देखिए, ये कुछ इसके साथ ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये तो होना ही था, क्योंकि अगर हम यूं समझें कि चलिए पहले नाट्यशास्त्र की बात करते हैं. हम जानते हैं कि नाट्यशास्त्र कई हजार साल पहले लिखा गया है और वो भरत मुनि ने उसको क्रिएट किया था. उसमें म्यूजिक और म्यूजिकल मूवमेंट्स के साथ, डांस की मूवमेंट के साथ म्यूजिक का एमलगमेशन कैसे होना चाहिए और क्या स्टेप्स होने चाहिए, एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, इसका पूरा एक कहा जाए कि स्ट्रक्चर बना के प्रेजेंट किया गया एज ए ट्रीटीज. तो ये जो ट्रीटीज है इसकी, ये इट इज लाइक अ बाइबल ऑफ डांस. मतलब मैं रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ बाइबल, बट इट्स लाइक अ बाइबल ऑफ डांस. तो यहाँ पर तो ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा डांस नहीं हो सकता जो कि इसकी पेरिफेरी में नहीं आता. अब आप कोई भी नाच अगर नाचते हैं तो उसमें आप म्यूजिक यूज करते हैं, म्यूजिक के साथ आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं, चाहे हाथों का, बाहों का या आंखों का, फेस का एक्सप्रेशन आपको यूज करना ही पड़ता है. तो वो एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, स्टेप्स कैसे होने चाहिए, मूवमेंट बॉडी की कैसी होनी चाहिए और उसके साथ म्यूजिक के साथ कैसा लय और ताल बैठना चाहिए, ये जो रूल्स है ना सारे के सारे, ये सारे के सारे रूल्स उस नाट्य शास्त्र में दिए गए हैं. और जो इस चीज को फॉलो करते हैं, स्पेशली जो लोग इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस को सीखते हैं और फॉलो करते हैं, चाहे वो कथक हो और चाहे वो भरतनाट्यम हो और ओडिसी हो या कोई भी इस किस्म के डांसेस होते हैं जो हमारे टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस हैं, वो सब के सब भारत नाट्य शास्त्र को रेफर करके उसमें से पॉइंट्स को निकाल के उसी को फॉलो करके करते हैं काम. एंड दैट इज द एक्सेप्टेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ डांस स्कूल. तो डांस के लिए तो है ही, लेकिन म्यूजिक के लिए भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि संगीत भी तो फिर एक्सप्रेशन के साथ ही चलता है ना, कि उसमें कैसे रागों का अमलगमेशन होना चाहिए, कितने स्टेप्स के साथ क्या, ये बहुत ही कहा जाए कि डिटेल्ड साइंस और स्टडी है, बहुत डिटेल्ड साइंस और स्टडी है. आप कोई नाट्य शास्त्र के एक्सपर्ट जो लोग उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे इसके बारे में जिसके बारे में
हम सोच के हैरान हो जाते हैं कि कितना डिटेल में इसको समझाया गया है, बताया गया है, लेआउट किया गया, फॉर द ईज ऑफ मैनकाइंड, फॉर द ईज ऑफ द आर्ट, कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हाउ टू डू। अब ये एब्सोल्युटली। यही चीज़ है कि जब ये इतनी एप्लीकेबल है और इतनी वाइडली एक्सेप्टेड है, तो इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड इन द मॉडर्न डे ऑल्सो। तभी तो उसकी वैलिडिटी है ना, क्योंकि आप कोई भी नाच करते हो तो उसमें आप नाट्यशास्त्र को यूज करते हो। जी। तो नाट्यशास्त्र को जो आप 4000 5000 साल पहले यूज कर रहे थे वही आज भी यूज कर रहे हो, तो यूज जी। तो आप कर ही रहे हो उसी तरह से। तो देन योर डिपेंडेंसी ऑन इट इज ऑलवेज देयर, ऑल द टाइम। तो हम्म। दैट इज व्हाट द रेलेवेंस कम्स ना। रेलेवेंस तो तभी आती है जब आपकी डिपेंडेंसी उस पे हो जाती है। तो एब्सोल्युटली। that is what is there about the Natya Shastra, and it is good that they have accepted it, and the world will probably be paying more attention to it than what they have paid before. And एब्सोल्युटली। और ये जो भारत को कहते थे कि सांप सपेरों का देश, आज भी यही वो बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भारत की हकीकत क्या है, भारत कितने सालों से है, कितने हजारों साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, जो उन सब के लिए एक बड़ा करारा जवाब है। अब हम पीयूष जी भागवत गीता पर आते हैं। भागवत गीता एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है। उसको यूनेस्को द्वारा ये सम्मान मिलना, ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक रिलीजियस स्क्रिप्चर को इस तरह से एक रिकग्निशन मिलना, आज भी उसको रेलेवेंट मानना। अगर हम भागवत गीता की बात करें तो सबसे पहले भागवत गीता का मतलब ही, अगर हम आम शब्दों में, एक सरल शब्दों में समझे, क्या मतलब है भागवत गीता का? देखिए, पहली बात तो यह है कि भागवत गीता को मैं रिलीजियस बुक तो मानता ही नहीं। हम्म। मैं मानता हूँ इट्स अ डूज एंड डोंट्स ऑफ हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हम्म। तो अगर लिव इन दिस वर्ल्ड आपको करना है तो उसमें रिलीजन का तो बात की बात है। तो इट्स ऑल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हाउ यू शुड बी लिविंग। रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ। वो तो लोगों ने लेबल लेबल कर दिया है कि अरे अच्छा, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। उसमें कुछ है ही नहीं, हिंदू हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज तो उसमें है ही नहीं गीता में। भागवत गीता जो है वो भागवत से हो गया, जो कि भगवान के मुंह से निकली है, और गीता जो उनका गाया हुआ गाना है, या जो उनकी गाई हुई बताई हुई बात है इन लिरिकल फॉर्मेट। हम्म। तो वो जो हमारे जो श्लोक होते हैं वो हमेशा लिरिकल फॉर्मेट में होते हैं, दो दो लाइन करके। जी। और वो लिरिकल फॉर्मेट को ही हमने यहाँ पर गीता बता दिया, क्योंकि यू कुड सिंग इट और ही इज सिंगिंग इट, हु हम्म। इज टेलिंग इट टू यू। जी। तो ये उसका एक तो मतलब है। लेकिन यहाँ पर ये समझनी बहुत जरूरी है बात, कि जो भागवत गीता है वो इतनी ज्यादा रेलेवेंस है उसकी आज, इतनी ज्यादा रेलेवेंस है कि विद द टाइम पासिंग बाय द रेलेवेंस इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एवरी डे। कोई भी आप उसकी प्रॉब्लम जिंदगी की हमारी होती है, आप उसके पेजेस को पलटना शुरू करिए, एक पेज दो पेज पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। एट रैंडम खोल लीजिए बीच में से कहीं से भी और आपको एक जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका आंसर नहीं दिया गया। ह्यूमन कंडीशन का कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मुझको अगर एग्जामिनेशन में कैसे पास होना है या फर्स्ट होना है तो भागवत गीता में उसको बता दिया गया है। मुझको अगर कर्म में अपना कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है तो वो बता दिया गया है। मुझको भक्ति बेस्ट कैसे करनी है वो भी बता दिया है, किसकी करनी है वो भी बता दिया गया है। इतनी इलेबोरेटली हर बात को, मेंटल साइकोलॉजिकल सब लेवल पर, what is it that a human being thinks and why he thinks and what should be the way he should think, हर चीज के ऊपर उन्होंने बड़ी एनालिटिकली। और मजे की बात तो ये है कि भागवत गीता कोई चीज को प्रेजेंट करती है तो साथ साथ हाउ टू अचीव इट को भी प्रेजेंट करती है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर लीविंग इट इन योर लर्च, कि हमने बता तो दिया कि आइडियल्स ये हैं लेकिन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, कर नहीं सकेंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर एक बात को डिटेल करके हाउ टू भी बता देती है। और फिर why should you do it and what will happen if you not don't do it and how you can achieve it। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो कि इट इज रेयर टू फाइंड अ बुक लाइक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जब ये आपको आज भी रेलेवेंस है और दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा, मैंने कभी आपके शायद शो में एक बार पहले ये बात कही थी कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के हर स्कूल में भागवत गीता को पढ़ाया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, मुझे याद है बिल्कुल।
अगर बढ़ाया जाएगा हर स्कूल में तो अपने आप ही ये दुनिया का रंग रूप बदल जाएगा। उसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, बिल्कुल भी रिलीजन की कोई बात नहीं, उसमें तो मानव धर्म की बात है। दैट इफ यू वांट टू बी एन इंटेलिजेंट एप्लीकेबल ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू शुड डू। और ये कौन ह्यूमन बीइंग है जो, देखिए जितनी भी वेस्ट के अंदर मोटिवेशन की किताबें हैं वो हम्म 90% गीता में से उठा के लिखी गई हैं। हम्म गीता के ही प्रिंसिपल्स को वो रिफाइन करके रीवर्ड करके लिखते रहते हैं। तो जब ये आप उसकी डिपेंडेबिलिटी इस तरह हो गई है तो पता है कि इट इज़ वेरी रेलेवेंट टुडे इन द वर्ल्ड। और उससे ज़्यादा रेलेवेंट और कोई किताब है ही ना। वो 5000 साल पहले भी रेलेवेंट थी और आज भी रेलेवेंट है, और विद द जी ग्रोइंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट होती जा रही है। उसकी सीख ऐसी है जो कि ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट देके चेंज कर देगी, हम्म अगर हम उस पर अमल करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। तो इसको समझना चाहिए और इसको पालन करना भी चाहिए। अच्छी बात है कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है तो दुनिया के लोग पे अटेंशन करेंगे। होपफुली पढ़ेंगे भी और अटेंशन भी पे करेंगे। सर यूनेस्को ने तो रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो उस तरह से लोग पढ़ते समझते नहीं हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसको। उनको भी इसको समझने की, पढ़ने की और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने स्कूल्स का भी आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि स्कूल्स में भी इसको इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में और इस सब में, ताकि बच्चों को वे ऑफ लाइफ समझ में आए, कौन सी सिचुएशन में क्या किस तरह से फैसला, कौन-सा वो एक तरह से जो लाइफ स्किल भी हम कहेंगे, जो लाइफ स्किल को लेकर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स सिखाते हैं, वो भागवत गीता से ही वो सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सरकारों को जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको और ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी संस्कृति को, कल्चर को और बढ़ावा दे सकें? क्योंकि सर जो एक फ़ेज़ आजकल चल रहा है, रील, सोशल मीडिया और इस सब के चलते भारतीय संस्कृति बड़े एक खतरे से गुज़र रही है, एक बड़े खतरनाक दौर से। लोग इस फ्लैशी लाइफ़ की चकाचौंध में आ रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको बढ़ावा दें, ताकि अपनी संस्कृति को हम बचा सकें। ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने तो तभी कहा था कि हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, ये ज़रूरी बात हुँ, है। इसमें एक चीज़ और ये होती है कि जब हम इसको, एज़ लॉन्ग एज़ वी विल कॉल इट अ रिलीजियस बुक, हुँ, देयर विल बी ऑपोज़िशन। तो सारी दुनिया के लोग खड़े हो जाएँ कि हम तो आपका रिलीजन की किताब नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे। हुँ, इसमें कोई रिलीजन की किताब है ही नहीं इसमें। तो अगर इसको इस तरह से नहीं तो टुकड़ों में कि ये फलाने एप्लीकेबल सब्जेक्ट पर ये है और उस पर ये है और उस पर वो है, कि स्वधर्म क्या होता है, कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे नहीं होने चाहिए, कर्म फल क्यों होते हैं। मतलब एक-एक अलग-अलग सब्जेक्ट के ऊपर अगर इसको डाइसेक्ट करके उसको पढ़ाया जाए हुँ। तो वो तो फिर वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी और वो फिर लोगों को समझ में आएगी। आप चाहे इसको डिस्क्लोज़ करो कि ये भागवत गीता से लिया है या डिस्क्लोज़ मत करो। अब जैसे हमारे स्कूल्स के अंदर मॉरल साइंसेज़ और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो जब ये सर पढ़ाई वही जाती होती मॉरल साइंस, वो कभी हुआ करती थी। आजकल मॉरल साइंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है सिलेबस में। तो सोशल साइंसेज़ होंगी, हाँ, है ना? सोशल साइंस है। जी, तो बट वो तो मॉरल पढ़ाई साइंस। जाती है ना। तो सारे सोशल साइंसेज़ का कोई रेफ़रेंस पॉइंट तो नहीं मिलता ना कि कहाँ-कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, हमको तो पढ़ा दिया जाता है बस। तो फिर इसी तरह आप डिक्लेयर करो या ना डिक्लेयर करो, बट दिस इज समथिंग दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट शुड बी पुट फॉरवर्ड सो दैट पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और अगर हम इसको देखिए, यूँ दूसरा इसका एस्पेक्ट ये समझ लीजिए कि जब भी कोई सोसाइटी के अंदर, अपने शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आती है तो उसको ठीक करने का तो इलाज करना पड़ता है ना। चाहे उसके लिए आपको सिर्फ दवाई खिलानी पड़े, चाहे मालिश करनी पड़े और चाहे फिर इंजेक्शन लगाना पड़े या सर्जरी करनी पड़े, करना तो पड़ता है ना। तो वैसे ही सोशल बीमारियों का भी तो इलाज करना पड़ता है। तो ये तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, करना पड़ेगा। या यू विल से इट बिकम टू लेट एंड नाउ वी आर डूम्ड। दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। एंड ये कल्चर को तो, हमारा कल्चर है, सनातन धर्म जो है, इस चीज़ को तो हिट बहुत हज़ार सालों से दिया ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली।
तो इसको हिट करने वाले लोग तो हैं ही और स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे हैं रोज के रोज। तो वी हैव टू काउंटर इट एंड इट हैज टू बी चैलेंज्ड एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट सम दिस वे और दैट वे वी विल हैव टू प्रेजेंट व्हाट वी हैव एंड स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल और ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि आप डायरेक्टली ओपनली ना सही बल्कि विदाउट गिविंग इट अ प्रॉपर टाइटल और वो कुछ-कुछ चीज़ें उठा करके आप लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर से जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको एटलीस्ट ये सिखा समझा सकते हैं ताकि जो आज हमारे सामने चैलेंज है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि आजकल जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उसको लेकर भी यही स्टडीज़ निकल कर आ रही हैं क्योंकि अ, ब बड़ा बदलाव भारत में हो रहा है। लोग वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, रील्स और फ्लैशी ये सारी चीज़ें। ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उसको आगे बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर आपको क्या लगता है कुछ जो सिलेबस है, इस सब में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि मॉरल साइंस जैसी चीज़ अब होती नहीं है। पहले बताते हैं कि पहले हुआ करता था मॉरल साइंस सब्जेक्ट, लेकिन अब कुछ नहीं होता है। और जो फैमिली स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ें भी बदल रही हैं, उस सब से भी काफ़ी असर पड़ता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो काउंटर और आपको डिस्टर्ब करने वाली फोर्सेस हैं, वो तो कभी एट रेस्ट होती ही नहीं है। हुँ, वो तो कॉन्स्टेंटली अपना वार, अपनी चोट चला लगाती रहेंगी, कोशिश करते रहेंगे। दे डोंट टेक अ ब्रेक। व्हेरेas हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए हमने छोटी-सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आराम कर लेते हुँ, हैं, देखते हैं अगला क्या। यू सी वी हैव टू बी इक्वली ऑन आवर फुट ऑल द टाइम। हुँ, सो इसमें ये है कि चाहे वो इस नाम से या उस नाम से, अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है और उसको किसी भी एग्ज़ाम में पास होना है, मेहनत करनी है, तो उसको पता है कि मुझको फ़ोकस करना पड़ेगा। हुँ, उसको पता है कि मुझे फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आई कांट पे अटेंशन टू दिस, दैट एंड एवरीथिंग एल्स एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव टू फ़ोकस फॉर माय एग्ज़ाम्स एंड स्टडी। हुँ, अब यही चीज़ अगर उसको बताई जाए कि गीता में एग्ज़ैक्टली यही लिखा गया है, तो इसमें सी इफ यू डोंट से इट इज़ गीता, यू जस्ट से हाउ टू, एंड ही लिसन्स टू इट। मोदी जी भी तो करते हैं ना, वो अपनी बातों में बताते हैं हाउ टू डू, व्हाट टू डू। वो तो कहते नहीं कि मैंने गीता से उठा के बताई ये बात, पर वो बता रहे हैं उस बात को और बच्चे सुनते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो ये दिस हैज टू बी पुट फॉर्थ एंड इट हैज टू बी पुश्ड इनटू द सोसाइटी, वेदर यू डू इट बाय one book or 10 books or different examples or however you do it, but it has to be done, and it has to be done cross section everywhere. आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि ये सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको नहीं, फिर तो वो आपका काम नहीं होगा ना। और ये जी। जो एक इज्म कहा जाए, चाहे इसको आप वोकिज्म कहिए या दूसरा कोई भी इज्म कहिए, ये जो इज़म्स इधर-उधर से पनप के निकलते हैं और हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, उन इज़म्स को भी बेसिक ग्रास रूट्स से ही हटाने का तरीका यही है कि जो बच्चे जिनको भटकाया जाता है बाद में, वो शुरू से ही इसी के बेसिस पर अगर अपना नींव रखेंगे, तो फिर वो दूसरे इज़म्स में भटकेंगे नहीं। वो भटकेंगे नहीं अगर दूसरे इज़म्स में। आप क्यों नहीं भटकी, मैं क्यों नहीं भटका? क्योंकि हमारे अंदर जो बेसिक्स थे, वो कहीं न कहीं तो क्लैरिफ़ाई हो गए थे ना। तो उन एब्सोल्युटली। बेसिक्स को ही तो क्लैरिफ़ाई करना है ना हमने सबके अंदर। जिनमें नहीं होते हैं बेसिक्स क्लैरिफ़ाई, वो लोग फिर उल्टी-सीधी बातें करते हैं। अब वेस्ट को हम फ़ॉलो तो कर रहे हैं, वेस्ट का तो बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है खुद का, और वो सोच रहे हैं कि हम इसमें से कैसे बाहर आएँ? उनको अपना उपाय नहीं मिलता इसके बारे में। अब वहाँ पर 12 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को घर आके वो बोलता है, "मम्मी आई एम नॉट श्योर इफ आई एम अ बॉय और अ गर्ल।" तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करोगे? फिर वो बोलता है, "आई हैव अ राइट टू चूज़, यू कांट टेल मी हू आई एम।" तो ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। अब इन चीज़ों में अगर आपने अपनी जनरेशन्स को भटकाना है एंड यू डोंट वांट देम टू बी प्रोडक्टिव, देन यू आर पेइंग अ वेरी हेवी प्राइस, एंड वी हैव टू टैकल इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जब दुनिया में ये इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति और जो भी हमारा कला के जो शास्त्र हैं, जिसमें नाट्य शास्त्र की हमने बात की है, भागवत गीता की बात करें, इन सबको रिकॉग्निशन मिल रही है। यूनेस्को जैसी एक प्रेस्टीजियस ऑर्गनाइज़ेशन जिसमें ये 14वीं एंट्री है भारत की
जो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को रिकॉग्नाइज़ किया है यूनेस्को ने, ये बहुत बड़े गर्व की बात है सभी भारतीयों के लिए कि हमारी संस्कृति को जो सम्मान मिला है, जो रिकॉग्निशन दुनिया में मिल रही है, उससे हम सबको भी फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी वैल्यूज़ से जुड़ें, उसको प्रोपेगेट करें, आगे ले जाएँ, ताकि जो हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग विदेशों में चले जाते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, फिर उसके बाद उनको वही लगता है कि ये तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति से पहचाने जाते हैं, वही हमारी पहचान होती है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप विदेश में हों, ऐसा नहीं है कि आप विदेशी कल्चर के अगेंस्ट हो, लेकिन जो आपकी पहचान है, वो हमेशा वही रहती है, आपकी शक्ल नहीं बदलने वाली है और आपकी पहचान नहीं बदलने वाली है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को कैरी कैरी फॉरवर्ड करें, और वो हम तभी कर सकते हैं, जब हम अपने आने वाले बच्चों को, जनरेशंस को अपनी संस्कृति और अपनी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाएँ, सिखाएँ, उनके अंदर वो संस्कार डालें, ताकि ये सब आगे हमेशा ऐसे ही चलता रहे। और जो दुनिया के सामने, ख़ास तौर से वर्ल्ड के सामने चैलेंजेज़ हैं, जेंडर आइडेंटिटी, वोकिज़्म और पता नहीं क्या-क्या, जो उनके स्कूलों में होता है, आज डोनाल्ड ट्रंप उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे देश में, हालाँकि ये शुरुआत हो चुकी है काफ़ी समय से, लेकिन ऐसी स्थिति बने और ज़्यादा गंभीर हो, उससे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ इन बेहतर कदमों को उठाएँ। आज दुनिया जिसको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, हमें भी उसको प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है। पीयूष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम चर्चा रही और बहुत ज़रूरी है। जब हम हमारे यहाँ जो समस्याएँ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, उस पर भी हम चर्चा करें, लोगों को बताएँ कि हमारी संस्कृति को जो सम्मान दुनिया भर में मिल रहा है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद पीयूष जी, एक बार फिर से आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।